नाउ इफ फोर्स इज अप्लाइड, अब ये दोनों लोग पिछले क्लास में नहीं थे ना, तो थोड़ा सा बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड and object gets displaced, then it is said that work is done. ये वर्क किसी डेफिनेशन नहीं है, बस इतना आप जान लीजिए कि अगर फोर्स अप्लाई किया जाए इस ऑब्जेक्ट पे, आपने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया या कुछ, और ये ऑब्जेक्ट आगे चल दिया, ये कितना डिस्प्लेस हो गया 4 मीटर, तो कहा जाएगा कि वर्क हो गया उसी डायरेक्शन, एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस, जहां फोर्स लगा है वहीं चला जाए, देन इट इज सेड वर्क इज डन। हेलो, ओके बेटा। No. ओके, थोड़ा सा अदिति पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आपने धक्का दिया और चीज चल दी, तो कहा जाएगा काम हुआ है, पॉजिटिव। वो बात की बात है। अगर आपने धक्का दिया, इफ यू अप्लाई फोर्स एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। वेरी बेसिक डेफिनेशन। अब हम देखेंगे वर्क होता क्या। वर्क क्या है? वर्क, मान लीजिए आपने F फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया D। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of applied force and magnitude of displacement in the direction of applied force। कहने का मतलब है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज W इज इक्वल्स टू F इनटू D। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर आगे चल दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका वर्क डन क्या होगा, जरा कैलकुलेट करें। 2 न्यूटन फोर्स 4 मीटर चला तो 8 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इट इज यूनिट ऑफ वर्क, अदरवाइज इट्स यूनिट इज जूल। ठीक है, तो इट इज 8 जूल्स, या तो आप जूल्स भी लिख सकते हैं या 8 जूल। यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस ये है कि हमने इतना काम किया, हमको इतना पैसा दो। आप कोई मजदूर आपका काम करेगा, भाई 8 जूल काम किया तो उसका पैसा देगा, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। Whatever work is done, that much energy of our body is consumed। तुमने अगर 8 जूल काम किया है तो तुम्हारी बॉडी की कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी? 8, है ना, उतनी एनर्जी तो खर्च होगी। अब देखो ना, अब देखिए 1 जूल क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी। अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया,
तो वर्क डन कितना हो गया 1 जूल, क्योंकि 1 × 1 से तो 1 ही आया। सो इफ 1 न्यूटन force is applied and object get displaced by 1 meter, ये अच्छा बताया, in the direction of applied force, Shreya, then it is said that no, then it is said that हाँ, then work done is equal to 1 joule या 1 joule work is done। सही है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लीजिए। कुछ और भी चीजें बताएं, एक क्वेश्चन और बताना। That is what is positive work done। हो गया था 2-3 बच्चे, प्रद्युम्न ने पिछली क्लास में आप नहीं थे क्या? थोड़ा सा बता देते चले। नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। पहला, अगर आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहीं चल दिया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड, मान लीजिए ऐसी स्थिति हो कि किसी पहाड़ी पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जैसे लगा रहा है, लेकिन ये ट्रॉली लुढ़कती ही जा रही है उसके अपोजिट। बच्चा रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या ट्रॉली उससे रुक पाएगी? सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, या तुमने कभी श्रेया की साइकिल रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तुम्हारी ओर धक्का देते हुए आगे बढ़ती ही चली जाए और तुम रोक रही हो, रोक ना सको, स्कूटी से आ गई, तुमको ही खींचती चली जाए, तो ऐसी स्थिति में ये नेगेटिव वर्क डन कहा जाता है। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स इधर लगाया गया, 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये माना जाएगा ये जीरो वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन। सभी लोग देखो, जीरो वर्क डन देखो, सभी लोग कार को धक्का दे रहे हैं, कार आगे बढ़ रही, लेकिन एक आदमी इधर से धक्का देने लग गया, तो उसकी वजह से कार उधर तो जाएगी नहीं, कार तो जहाँ जानी वहीं जाएगी, इसका वर्क डन जीरो है, क्योंकि इसके धक्का देने से जिधर इसने धक्का दिया उधर कार गई नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? जीरो। 90 डिग्री पर कोई नहीं मानेगा। सो that is, if displacement takes place in the direction of applied force, then देखो, fill in the blanks. If displacement takes place in the direction of applied force, it is एक ऐसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन। If displacement takes place opposite to direction of applied force, it is, if displacement takes place perpendicular to the direction of applied force, then it is zero work done। तब क्या होगा? जीरो वर्क डन। अब इस चीज को लिख लो, उसी तरफ जाए तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट जाए तो निगेटिव वर्क डन। ऐसे में
जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन को एक बार फिर से समझें। जीरो वर्क डन तीन तरीके से हो सकता है। पहला, इफ f इज इक्वल टू जीरो तो फिर w क्या हो जाएगा, f इंटू डी। f ही जीरो हो जाएगा तो w भी क्या हो जाएगा। फोर्स ही न लगाया जाए तो कोई काम होगा, कोई फोर्स ना लगा, शाम को कह दे भाई हमने इतना काम किया पैसा लाओ, तुमने कहा तुमने तो बल ही नहीं लगाया तो तुमने क्या काम किया। दूसरा, इफ d इज जीरो तो भी f इंटू डी, फोर्स उसने बहुत लगाया लेकिन वो दीवार को खिसका नहीं पाया तो भी जीरो जूल वर्क डन किया। तीसरा, if d is perpendicular to f then f is zero। जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए फोर्स के ना, ऐसा हुआ है कि नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बोलो, वर्क डन क्या हो जाएगा। जैसे कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इट हैज रिवोल्यूशन, इसका डिस्प्लेसमेंट और इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ही परपेंडिकुलर है और ऑल द टाइम। तो इसलिए वर्क डन बाय सन ऑन अर्थ इज जीरो। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है, तो लिखो वर्क डन बाय सन ऑन अर्थ इज जीरो। वाई, वहाँ पे आपने फोर्स को जीरो क्यों, F इक्वल्स टू जीरो क्यों, किस बारे में, थर्ड वर्क डन, सही है। वर्क डन बाय सन ऑन अर्थ इज जीरो। क्यों जीरो है, एज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स। उसने फोर्स तो लगाया, फोर्स सेंट्रीपिटल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्रद्युम्न कैसा है, यस ये टेंजेंशियल है, जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंशियल है, ये उसके परपेंडिकुलर। वो क्या तीन कंडीशन है जबकि वर्क डन जीरो होगा, F perpendicular to D और F equal to 0, D equal to 0। सही है। मानसी डिफाइन 1 जूल। बताया करो कॉमन तो डेफिनेशन, कोई हल्की फुल्की बोलो। Sir, if 1 unit force is applied on the object and it get displaced, it get displaced by 1 meter in the direction of applied force, then the work done is equal to 1 joule. देखा कितनी आसान। अब ऐसे ऐसे सवाल नहीं बताओगे तुम, तुझसे और हल्का क्या, ठीक है। वर्क भी डिफाइन कर दो तो पता चलेगा कि ये जो तुमने 15 मिनट पढ़ा साथ था। देखता हूँ कोई बात नहीं, आप बताओ। प्रोडक्ट नहीं बोला तो बाकी प्रोडक्ट वर्ड रहेगा तुम्हारा ना। इंद्रजीत, वर्क डन की 2 यूनिट बताओ। न्यूटन मीटर और जूल। सही। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालो। तुमसे सबसे सरल क्वेश्चन पूछेंगे मानसी, तुम ये सोचा करो, ये तो तुम बताई हो, बिना सोचे ही बोलने लग जाए तो आंसर सही होगा। दिमाग वाले नहीं पूछेंगे कोई। चलो ना, फर्स्ट इज सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। तो आपको इसमें बताना है कि क्या सुमा कोई काम कर रही है या काम नहीं कर रही है। चलो Suma is doing work,
अगर वो पहले क्वेश्चन का ये पार्ट, अगर ये इसमें तैर रही है तो बताओ कि कुछ ना कुछ तो इसमें कर ही रही होगी स्विमिंग पूल में, तो ये अपना मस्कुलर फोर्स लगा रही है, तो मस्कुलर फोर्स लगाएगी, सुमा इज अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, and getting displaced. So she is doing work. सर इसमें वर्क नेगेटिव होगा ना? नहीं, ऐसा होता है कि उसने एक्शन किया पानी पे तो उस पे रिएक्शन हुआ, तो वो एक्शन रिएक्शन अलग है, लेकिन उसने फोर्स लगाया, फोर्स तो किसी भी तरीके से, घोड़ा भी पैर को जमीन को पीछे फेंकेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो तुम दौड़ते हो तो जमीन को पीछे पुश करते हो, वो तुम्हारा एक्शन है, इंटर्न रिएक्शन है। हाउएवर आपने फोर्स लगाया, आप आगे गए, तो इंडिविजुअली को ये कहा जाएगा कि ठीक है आपने फोर्स पीछे लगाया तो आगे गए, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये इशू नहीं है, बात तो सही है कि लेकिन इसमें तो खाली वर्क इतना टेक्निकली नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे मान लो किसी तुम ट्रॉली को धक्का दे रहे हो, तुम हाथ से धक्का दे रहे हो, लेकिन तुम अगर हाथ से धक्का दोगे और तुम बिल्कुल बर्फ की जमीन पे खड़े हो तब भी तुम जमीन को पीछे पुश कर रहे हो। इट इज़ द फ्रिक्शन विच इज़ अलाउइंग यू टू पुश द ट्रॉली। अगर बिल्कुल तुम हवा में रहो तो तुम फोर्स ना भी लगा पाओ। बात समझ आई? क्योंकि तुम जमीन को पुश करते हो तब किसी चीज़ को धक्का दे पाते हो। अगर ज़मीन में तेल पड़ा हो तो हो सकता है तुम किसी भारी ट्रक को धक्का ही ना दे पाओ। भारी ट्रक को तुम बिल्कुल तेल पे खड़े हो जाओ तो कुछ कर पाओगे। तो इसलिए इतना कैलकुलेशन किया नहीं गया है। अगर ह्यूमन अप्लाई कर रहा है फोर्स तो उसे माना जाता है वो अप्लाई कर रहा है। सर भारी ट्रक को तो वैसे भी नहीं धक्का हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि किसी भारी चीज़ को, लेकिन अगर सरफेस स्लिपरी है तो तुम कह दो पैर तो पीछे जा रहा है, फिर रिएक्शन लग रहा है, फिर हम आगे, वो टेक्निक में अभी नहीं जाना। वो MSc तक भी कहीं नहीं जाएगा, आप भी बच जाओ। आपने फोर्स लगाया और वो आगे गई, तो सुमा इज अप्लाइंग फोर्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखो, डंकी इज कैरिंग लोड ऑन बैक। स्नेहा, गधा अपने पीठ पर बोझा ढो रहा है, बताओ तो तुमको क्या लगता है कि ये इस तरह से अगर इसके पीठ में बोझा है तो ये काम कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है? ये खड़ा है तो आपको ये बताना है कि ये काम कर रहा है ना। ये लोड किधर है बोलो? इधर। और डंकी किधर जा रहा है? इधर। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे है, या इसको कह सकते हो वेट। इसे क्या कह सकते हो? और जबकि ये दैट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या लिखोगे? द वेट ऑफ लोड इज डाउनवर्ड and donkey is moving in forward direction. Both are perpendicular to each other. So सर फोर्स ही नहीं लगा रहा, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी अगर फोर्स लगा रही तो ग्रेविटी काम नहीं कर रही। हाँ सर। इसमें कहा गया कि डंकी कुछ काम कर रहा है कि नहीं। डंकी इज कैरिंग लोड, डंकी के बारे में, ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं। तो क्या डंकी काम कर रहा है? तुम एक सामान लेकर सीधे चलते चले जा रहे हो, तो एक तरीके से देखो जो तुम सामान उठाए हो उस पर तो वेट नहीं चाहिए ना, तुम्हारे चलने पे भी कोई काम नहीं है बात की नहीं, क्योंकि वेट इज डाउनवर्ड। ठीक है, अगर आप पुश कर रहे हो तो काम कर रहे हो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो। पुश किया आगे गई तो काम हुआ, फ्रिक्शन छोड़ दो, पुश किया आगे गई तो काम हुआ। लेकिन जब वेट आ जाता है तो वेट को ले जाने में कोई काम नहीं है, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है। चलेगा, डंकी इज कैरिंग है ना। तो देखो वेट किधर है बोलो? इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब बोलो डंकी किधर जा रहा है? डंकी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए क्या होगा? जो F एंड D फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या W वेट है तो वेट लिख लो,
are perpendicular to each other. So donkey is not doing any work. बट सर अगर डंकी मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा। हाँ तो डंकी फोर्स आगे थोड़ी लगा रहा है। डंकी ये देखो, ये चीज ऐसे समझो कि मान लीजिए ये हमारे हाथ में लोड है, ये देखो अदिति, हम इस लोड को वेट के अगेंस्ट में उठा रहे हैं। डंकी भी अगर वेट फोर्स लगा भी रहा है तो ऊपर लगा रहा होगा, तो तुमने ऊपर लगाया, उस चीज को होल्ड करके आगे बढ़ते गए, तो तुम तो ऊपर फोर्स लगा रहे हो इसको उठाने के लिए और जा आगे रहे हो, तो तुम्हारा फोर्स ऊपर गए इधर, तो ना वेट ने कोई काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर वेट की बात है, वेट का फोर्स कौन लगाता है? ग्रेविटी। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि वेट एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ग्रेविटी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ग्रेविटी लिख सकते हो। और डंकी के टर्म्स में तो वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जैसे मैंने इसे उठाया तो अपवर्ड फोर्स लगाया, तो हमारा फोर्स भी हमारे डायरेक्शन या मूवमेंट के अलोंग नहीं है, हमने ऊपर फोर्स लगाया और जहाँ आगे रहे, तो फिर क्या हुआ? वर्क डन। तो हम इसमें ये लिख दें कि ग्रेविटी इज नॉट डूइंग इट, सही है? क्योंकि मैं जब वेट की बात कर रहा हूँ तो वेट कौन लगाता है? ग्रेविटी। तो डंकी को कट करके ग्रेविटी। आगे देखो, समझ में आया अदिति? यस सर। चलो थर्ड पॉइंट देखो, a windmill is lifting water from a well. So windmill चल रही है और उस windmill के चलने से क्या हो रहा है? रोटेट करने से, कहीं ना कहीं मूव होने से, ठीक है, फोर्स लगा रही है, पानी यहाँ से निकला, ये रोटेट हो रहा है, ये वाटर निकल रहा है। तो विंडमिल ने फोर्स लगाया, ठीक है, वो किसी का भी फोर्स हो, विंडमिल इज अप्लाइंग फोर्स एंड वाटर इज गेटिंग लिफ्टेड, तो इसलिए विंडमिल इज डूइंग वर्क। रोटरी फोर्स उसने लगाया, रोटेशन में, तो रोटेट करने से ऊपर जा रहा है, जिधर वो रोटेट करेगी, ठीक है। लिखो, विंडमिल इज अप्लाइंग फोर्स and water is getting lifted. So windmill is doing work. कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मशीन ऐसे ऐसे चलाते हैं, एक मोटर में घिरनी लगी होती है पुली, तो वो चीज निकल के आती है पानी, ऐसे कुएं में भी तो होती है बहुत सारी, तो आप फोर्स लगा रहे हो उसे, चाहे रोटेटरी में बदलो निकालने के लिए, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सिर्फ इसलिए। एक सीधा निकालने में रिस्क है, लेकिन उसी को मशीन में काम आपका ही है, फोर्स आपका ही है। सो इट इज ओनली मैकेनिकली इट्स डायरेक्शन इज चेंज, हाउएवर द सेम, जो आपका ट्रांसलेटरी फोर्स है उसे रोटेटरी में बदला, रोटेटरी से निकाल लिया। योर वर्क एंड योर वर्क, योर फोर्स एंड योर वर्क, ओके। चलो, A green plant is carrying out photosynthesis. रोहन, मान लीजिए कि कोई हरा पौधा एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, तो क्या उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है? बताया करो इंद्रजीत। अभिषेक, क्यों? और इसमें तो फोर्स कहाँ से बोलो। सर, फोर्स तो लगेंगे और फोर्स नहीं लग रहा, और जो ग्रीन प्लांट खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो 0 × 0 0। वहाँ तो रिएक्शन हो रहा है। हाँ, so green plant is not applying any force, and no displacement is taking place. So वर्क डन इज इक्वल टू F × D, ना फोर्स लग रहा है, ना कहीं कोई जा रहा है, तो वर्क डन 0 है। सो नो वर्क इज डन, दिस इज ओनली केमिकल रिएक्शन।
photosynthesis is chemical reaction. An engine is pulling a train. मान लीजिए कोई इंजन है और इंजन से कोई वैगन खींचे जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो आगे लगा हुआ इंजन है ये कोई काम कर रहा होगा? इंजन इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन वैगन्स, इनको क्या कह सकते हैं? वैगन. एंड दिस इज इंजन, ये इंजन है. तो क्या कहेंगे? इंजन इज अप्लाइंग ए फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द वैगन्स आर पुल्ड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो इसलिए फोर्स भी लग रहा है और ये वैगन्स भी चल रहे हैं. सो इंजन इज अप्लाइंग फोर्स in forward direction and wagons are pulled in same direction. So work is done by engine. वास्तव में पॉजिटिव वर्क है. वर्क इज डन बाय इंजन. बट वो हमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है क्या वर्क डन हो रहा है. चलिए, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राई. मानसी, हवा में धूप में गेहूं के दाने सूख रहे हैं, तो क्या कोई कार्य हो रहा है? वाई, बिल्कुल सही आंसर. दैट इज एज F is 0, D is 0, so no work is done here. इसमें कोई काम नहीं हो रहा. A sailboat is moving due to wind energy. जी, एक ऐसी नाव है जो पाल की नाव है, उसमें पाल लगी है. ऐसे तुमने देखा होता है ना, नाव में कपड़ा बंधा रहता है, हवा चलती है तो ये भी चलती है. ये विंड एनर्जी है, विंड इज ब्लोइंग और फिर ये नाव आगे बढ़ेगी. तो ये F हो गया, ये T हो गया. सो यस, वर्क इज डन. विंड इज अप्लाइंग फोर्स एंड बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, हेंस वर्क इज. तो wind is applying force and boat is moving in the direction of applied force. So work is done बाय विंड, इसलिए वायु के द्वारा यहाँ कार्य किया जा रहा है. अगला क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन देखो. Object is thrown at certain angle to ground. कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया जमीन से किसी एंगल पर और फिर वो हवा में ऊपर जाके वहीं नीचे आ गया. सेम लाइन पर. तो ऑब्जेक्ट पर एक, यहाँ पर ग्रेविटी ने क्या काम किया? ग्रेविटी तो नीचे ही फोर्स लगाती है और उस फोर्स को वेट कहते हैं. तो अब बताइए, इस पर इसने फोर्स लगाया तो क्या इस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि वो उसी लाइन पर ही है? जब गिर गया तो वो तो वही लाइन है, वाई एक्सिस के अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना. एक्स में भले ही आगे चली गई हो, लेकिन ग्रेविटी धरती पर तो जहां थी वहीं रही. तो समझ में आई बात कि नहीं? दैट इज ग्रेविटी इज अप्लाइंग डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज नोन एज वेट, बट नो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन. या ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं. सो अर्थ इज नॉट, हैज नॉट डन एनी वर्क डन. बोलो, बात समझ आ गई? देखो,
Earth is applying downward gravitational force, that is weight, but no displacement has taken place along vertical direction. Vertical का मतलब है डाउनवर्ड या अपवर्ड. अपवर्ड होता तो निगेटिव कह देते, वर्टिकल डायरेक्शन. चूंकि इसलिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज F इनटू 0, तो 0 जूल वर्क हो. सर लेकिन ग्रेविटी ने उसको नीचे तो गिराया जरूर. ऊपर ले जाके वहीं गिरा दिया तो उसमें कोई काम नहीं हुआ, 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया उस डायरेक्शन में 0. आप ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ो, नीचे चले जाओ तो कोई काम नहीं है. 0 डिस्प्लेसमेंट में कोई काम नहीं है. ठीक है, सर लेकिन उसकी पोजीशन तो चेंज हो गई. पोजीशन चेंज हुई तो ये हमारे द्वारा काम किया गया. हमने फेंका, देखो हमने फेंका किसी एंगल पर, हमने काम किया, ग्रेविटी ने कोई काम नहीं. हमने फेंका तो हमने इसको एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा के फेंका कि नहीं, तो हमारा काम है. अगर यहाँ ये पूछता व्हाट इज वर्क डन बाय ह्यूमन, आई हैव अप्लाइड इन ए डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट हैज मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो आई हैव डन वर्क. हमने काम किया. ग्रेविटी ने क्या किया, जिस लेवल पर थी बॉल वहीं उसी लेवल पर रही. ग्रेविटी अगर काम करती तो ऊपर नीचे जाना चाहिए ना, क्या ऊपर नीचे गई? अगर तुमने फेंकी होती जमीन में ना आके किसी के छत पे चली गई होती तो हाँ भाई ग्रेविटी ने काम किया. वो भी क्या काम किया, वो नीचे फोर्स लगा रही थी, चली गई ऊपर, निगेटिव वर्क रहा. बात समझ आई? आपने फेंका, अब जमीन में ना आके किसी के छत पे चली गई बॉल, तो ग्रेविटी नीचे लाती कि नहीं? अगर नीचे गड्ढा होता, कोई गड्ढे में चली जाती तो वह ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क डन किया. सही है. दो चीजें हो सकती थी. मान लीजिए आपने यहाँ मारा बॉल, तो एक स्थिति हो सकती कि बॉल ऊपर चली गई, यहाँ किसी का घर है तो यहाँ इसके ऊपर बॉल यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर रुक गई. और दूसरी स्थिति हो सकती थी कि ये बॉल तुमने फेंकी और इसी जमीन पे यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है गोल्फ कोर्स, और ये बॉल इसके अंदर गिर गई, तो इस पर लग रहा है फोर्स नीचे और बॉल सच में नीचे गई तो ये पॉजिटिव वर्क डन है. वेट नीचे लग रहा है, चली गई ऊपर, फिर क्या है, निगेटिव वर्क डन. तो ग्रेविटी के परिप्रेक्ष्य में, अंडर द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रेविटी, इफ यू आर सीइंग देन देयर आर टू केसेस. हाउएवर इट हैज रिमेन ऑन द सेम लाइन. जो लाइन है वर्टिकल, उसमें तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जो बॉय है उसने वर्क किया लेकिन ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया. ये चीज वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, ग्रेविटी ने क्या कोई काम किया? क्योंकि ग्रेविटी का पूछा तो हम ग्रेविटी का तो बताएंगे. है कि बात कि नहीं? हाँ सही है ना. अगला सवाल देखो, तो ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. मान लीजिए सर्टेन फोर्स एक्टिंग और उसकी वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 4, पहले कितनी वेलोसिटी थी, 5 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड. देखो 5 मीटर पर सेकंड ये u थी, और फिर कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड. जरूर इसमें फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, वरना वेलोसिटी घटी कैसे, हमें क्या लेना देना. लेकिन फ्रिक्शन ही घटाता है. हम फोर्स लगाते तो वेलोसिटी बढ़ा देते, आप फोर्स लगाते दिशांत तो वेलोसिटी बढ़ जाती. लेकिन आपने नहीं लगाया, आपने तो बस जमीन में लुढ़का दिया, वो तो आपने उसको फ्रिक्शन के भरोसे छोड़ दिया. तो पूरे समय में उस पर फोर्स कौन लगाता रहा, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ने उसकी वेलोसिटी घटा दी. तो आखिर फ्रिक्शन ने कितना काम किया, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में. अब हम पता करें, बताओ v² माइनस u² क्या होता है, 2s. s ना बोल के आप d बोलो. इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, तो ds की जगह आप क्या लिख दो, देखो v² कितना है बताइए, सर 20 को 2 है ना, तो 2 ये
2AD समझ आ गया? 2 स्क्वायर कितना होता है? इट इज 2AD माइनस 19 इट इज 2AD। ये सही है? अच्छा आप मुझे बताओ D कितना है यहाँ पे? A और D तो तुम्हें समझ में आ गया ना? वर्क डन का फार्मूला बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से? ma मास इंटू इनटू d। AD क्या यहाँ है? AD की क्या वैल्यू बताओ? माइनस 100। यही तो AD है। AD यहाँ रखो। मास कितना है? कितने ग्राम की पाउडर है? 20 ग्राम केजी है। 20 केजी तो मास तो केजी में रखा ही जाता है। 20 रखो इनटू AD और AD की जगह क्या रख दो? तो 20 इंटू माइनस 19/2 2 से ये कटा, दैट इज माइनस 190 जूल। तो फ्रिक्शन ने कितना काम किया? फ्रिक्शन हैज डन अ नेगेटिव वर्क ऑफ 190 जूल। पीछे आंसर देखो और कुछ देखें। सही गलती तो भी है क्या? सर माइनस 210 है सर। अभी देख लेते हैं क्या क्या -210 चेक कर लेते हैं। सर M8 4 माइनस 25 तो 21 ये 20 मैंने गलत कर दिया। 21 यहाँ कितना आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? तो कितना आंसर आ जाएगा? तो बताओ फ्रिक्शन ने कितना निगेटिव वर्क किया? माइनस 200। फ्रिक्शन हैज डन ए नेगेटिव वर्क डन ऑफ 200 टाइम। ये तुम्हें समझ में आ गया? ये वाला फार्मूला तुम्हें आता है क्या? 2AS वाला। अब इसमें हमने उसकी U और V रख दी। अब A और D तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ A का भी काम है। F इज इक्वल टू, तो जानती हो ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। A और D जब ये दो AD हमें अलग अलग जान के क्या करना है? AD की एक साथ वैल्यू रख दो। तो इसलिए फ्रिक्शन ने क्या काम किया बताओ? फ्रिक्शन हैज डन अ नेगेटिव वर्क ऑफ 210 जूल। अब देखिए क्वेश्चन 1 करो, 2 करो, 4 करो। वो F इज इक्वल टू M जानती हो? A M की जगह 2 kg लिखो। AD की वैल्यू यहाँ AD is minus 19 AD कितना आया? और बाई 2 देखो, अभी तो AD है, वही AD है। देखो ये चलो मास कितना है? 20 kg है। मास 20 kg। ऐसे ही रख देना। AD की वैल्यू यहाँ से निकाल के आ रहा है। तो नेगेटिव लिख दिया ना। अभी इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करेंगे फिर अभी वो सिखाएंगे, लेकिन एक बेसिक मेथड से भी सीखा जा सकता है। ये भी सीख लो, वो भी सीख लेना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रीजन भी लिखना है कि हाँ रीजन लिखना है।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को ma कहते हैं, m की जगह 20 लिख दो और a इनटू d की वैल्यू यहाँ से उठा दो। a इनटू d कितना आएगा? 2 अगर नीचे ले आओ तो क्या 80 निकल आएगा? वही 80 उठा के पकड़ के 80 नीचे डाल। सही है? मास तो नहीं, अब a और d दोनों ही नहीं पता, लेकिन ad तो पता है, कोई बात नहीं। सही? हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन, इन दिस ग्रेविटी इज वर्किंग डाउनवर्ड, हाउएवर displacement is in horizontal direction. Force and displacement are perpendicular. पलक देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फोर्स लगा नीचे, तो परपेंडिकुलर हो गए। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वर्क डन, मान से सेंटेंस पूरा करो। सो वर्क डन मान्या, निखिल, आयुष, तुम पूरी बात करो। द ग्रेविटी इज ओके। सर एक बार वापस। मान लो कोई चीज इधर से इधर गई है ना, और ग्रेविटी नीचे ही काम कर रही है। तुमने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखो, ये लो, ये देखो, इस टेबल को, बेंच को मैंने फोर्स लगाया, देखो ग्रेविटी ने क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। ग्रेविटी जब तुमने फोर्स लगाया तब भी नीचे थी, वहां गई तब भी नीचे है, लेकिन ग्रेविटी क्या इसे ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर पाई? ग्रेविटी का तो फोर्स लग ही रहा था और तुमने भी लगा दिया, तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटी वो नीचे लगाती रही, लेकिन क्या ऊपर नीचे इसमें इसको डिस्प्लेस कर पाई? तो इसलिए दोनों बात समझ आ गई। तो ग्रेविटी ने जिस डायरेक्शन में वो लग रही थी उधर वो डिस्प्लेस कर पाती, आगे गड्ढा होता, ये गिर जाती है, तो होता भाई ग्रेविटी ने किया। या ये छत खुली होती है, नीचे गिर जाती, तब कहते भाई हाँ मानते हैं ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन ये गिरी तो नहीं ना। तो इधर गई और ग्रेविटी नीचे रही। अगर कहते वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी या बाई मैन, तब तो होता। ग्रेविटी तो लग रही थी, कुछ काम तो कर नहीं पाई इतनी डायरेक्शन। मास से क्या लेना होगा, वो तुम्हारी जानकारी के लिए है, कुछ सोचना है, तुम्हारा सूचना का अधिकार वाला राइट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, किसी ने डाला होगा। 6 देखो 7 नाउ
8th क्वेश्चन देखो, अ पर्सन, ये एक ह्यूज रॉक है और एक पर्सन इसको क्या करता है, इसको हिलाने की कोशिश करता है, ये हिला नहीं पा रहा है इसको. A person want to push this rock, however, the person is unable to push it. So ultimately that person get tired. क्यों टायर्ड हो गया? उसने वर्क तो नहीं किया. तो चलिए इस चीज को लगाते हैं. Now, where is the span? Person was applying muscular force. So due to stress in muscles, body has to do work. मसल में जब स्ट्रेस आएगा, तुम लिए ये गट्ठा खड़े रहो या मटका लिए खड़े रहो 10 घंटे, थक जाओ, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेस होता है ना, तो बॉडी को काम करना पड़ता है. मसल रिलैक्स तो नहीं है ना, मसल में स्ट्रेस है. ड्यू टू स्ट्रेस इन मसल्स इट गेट टायर्ड. एज बॉडी हैज टू वर्क टू मेक मसल्स इन स्ट्रेस्ड कंडीशन. मसल्स इन, वास्तव में जो स्ट्रेस है वो इस स्ट्रेस्ड कंडीशन में रखने के लिए शरीर को काम करना पड़ा. मोर ओवर नो डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस. क्योंकि जो तुम्हारा काम था वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम था. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता तो पत्थर हिल गया होता. तुम उससे कम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन को काउंटर कर देगा. दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर जाए तब तो वो काम कर पाएगा. लिमिटिंग तक तो उसे लगाना ही पड़ेगा ना. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगला सवाल देखो. 11th, what is the work done by the force of gravity on a satellite? मान लीजिए कि सैटेलाइट चल रही है, तो सैटेलाइट अर्थ पर चल के चारों तरफ घूमती है, इसी एक ऑर्बिट में घूम रही है. सैटेलाइट का जो मूवमेंट है धरती में ये टेंजेंशियल होता है. हाउएवर अर्थ के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगता रहता है, जिसकी वजह से ये उसी के अर्थ की ऑर्बिट में घूमती रहती है. सो इज सैटेलाइट डूइंग एनी, ये अर्थ इज डूइंग एनी वर्क टू सैटेलाइट फॉर इट्स रिवोल्यूशन अराउंड इट? नहीं. तो इस तरीके से जो ये उपग्रह है इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है. लिखे इस चीज को. No work is done by gravity of Earth on satellite, as gravity is acting towards the center of Earth. While satellite is moving perpendicular to this force. To gravity. As displacement is perpendicular to force, so work done is zero. इसलिए work done zero रहा. Girl question. Can there be a displacement in absence of force? मान लीजिए हाँ, तो उस समय चलती हुई चीज चलती रहेगी. अदरवाइज इंटरस्टेलर स्पेस, अंतर आणविक आकाश में बहुत दूर जहाँ इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, ना वहाँ कोई स्टार हो, ना सैटेलाइट हो, ना कोई प्लेनेट हो, कुछ भी ना हो, तो कोई भी यार प्लेनेट या ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलता ही रहेगा. कोई फ्रिक्शन नहीं. मतलब वहाँ अब ये फ्रिक्शन वाले केस में तो चल रहा है, वो भी एक केस है.
वैसी आइडियल सिचुएशन बनाई जा सके यहाँ तो बना ली जाए। क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए। 12th क्वेश्चन, यस, क्या ऐसी स्थिति पॉसिबल है? यस, इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब जहां दूर दूर तक स्टेलर स्पेस, समझ में आई बात? अभी बताते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, दिस इज यूनिवर्स। ये क्या है? यूनिवर्स में ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये स्पाइरल। ये कैसी है? स्पाइरल मिल्की वे गैलेक्सी है। इसी में जो 50 बिलियन स्टार हैं उनमें एक स्टार सन है। इस गैलेक्सी में कितने स्टार है बताओ? 5 × 10⁹ स्टार है, उसमें से एक सन है। और इस पूरे यूनिवर्स में 50 बिलियन गैलेक्सी, ठीक है? ये कितनी है? कोई ऐसी गैलेक्सी है और कोई ऐसी गैलेक्सी है और कोई ऐसी गैलेक्सी है और कोई इस तरीके से गैलेक्सी। जब हम इस अपनी से दूसरे को देखते हैं, ये सारी गैलेक्सी हैं। हमारी गंगा को आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो इनसे दूसरों का जो कलर दिखाई पड़ता है वो नेब्यूला कहता है। क्या कहलाता है? हमें उस सबसे नहीं मतलब नहीं, थोड़ी जानकारी होगा। तो ये भी गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी का क्या नाम है? आकाश गंगा, या फिर क्या नाम दिया जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो रोहन हमारी जो गैलेक्सी है उसमें कितने तारे हैं? बिलियन, ठीक है? तो दैट इज 5 खरब, अरब खरब। तो अब इतने हैं। और टोटल कितनी गैलेक्सीज हैं? दैट इज दिस मच, 5 × 10⁹ गैलेक्सीज। कितनी बात समझ आ गई? और ऐसी दूसरी भी यूनिवर्स होगी, उसमें भी यही सब होगा। ये ऐसे ऐसे दूसरी गैलेक्सी है, इनके बीच में बहुत जगह है, उसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममुर्सोवासी यौकहासी सुनत धीर मत फिर न रहे। भाई प्रकट कृपाला सुना है कि नहीं? ब्रह्मांडों का निकाय है, इट इज द ग्रुप ऑफ यूनिवर्स। ये तुलसीदास जी बोल गए, यानी आप समझो कितनी पुरानी चीज है। और वो तुम्हारी माया से ही निर्मित है। मम उर्सोवासी, उनको बनाने वाला मेरे उर में निवास करता है। ऐसा सुनकर तो धीर लोगों की मति भी थिर न रहे। ऐसी बात है कि नहीं? तो यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस है और जो प्रियंका चोपड़ा बनी वो अपने यूनिवर्स की सुंदरी है। तुम कहीं यहाँ की तो नहीं सोच रही, वो मिस यूनिवर्स हैं अपने यूनिवर्स की। इतने निकायों की, इतने गैलेक्सी में वो सबसे सुंदर है। सोचो जरा, एलियन से भी सुंदर है। तो और ये स्पेस का कहलाता है इंटरस्टेलर स्पेस। जितना हमने देखा है, हम अभी दूसरी गैलेक्सी के बारे में ज्यादा जान नहीं पाए हैं। हम इस गैलेक्सी के कुछ लोगों को जान पाए और जितना हम जान पाए उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसे क्या कहते हैं? यानी वहाँ उसके आगे से पहले लाइट की स्पीड से भेजो समाचार, फिर वहाँ से आए, तब तक तुम मर जाओगे। तुम्हारी सभ्यता ही 5000 साल पुरानी है, तो तुम भेजोगे 5000 साल बाद कोई मैसेज आएगा, तब तक पता नहीं ह्यूमन यहाँ पर एटम बम फोड़ के मर ही न जाए। तो जब तुम्हारे पास समाचार आएगा तुम लड़ झगड़ के मर चुके होगे, तो तुम कहाँ से दूसरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल कर सकोगे? बात समझ आई कि नहीं? तो कहने का मतलब है यस, इन इंटरस्टेलर स्पेस इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो ये फ्री फ्रॉम ग्रेविटी है कि नहीं? There no force is applied. However, object moves in uniform velocity continuously in straight line direction. चलता चला इसमें कौन फोर्स करता है? कोई ग्रेविटी नहीं करेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कोई लागू नहीं होगा। हाँ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक इनवर्स स्क्वायर लॉ की वजह से थोड़ी ज्यादा दूर जाने पे वो बिल्कुल डेड हो जाता है। इनफाइनाइट होती है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस ये कोई जीरो ही हो जाता है। यूनिवर्स के बाहर, हाँ? यूनिवर्स के बाहर, यूनिवर्स के
अब देखो ये सब कहने, ये तो हम लोगों ने माना है कि इस यूनिवर्स ये जो है दैट इज एक, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक पॉइंट एक्सप्लोड हुआ, ये आइंस्टीन ने दिया है, फिर वो एक्सप्लोड होता गया और ये सब कुछ बन गया, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अल्टीमेटली इसी में ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल में क्या होता है, जब कोई भी चीज इतना ज्यादा ग्रेविटी के पूरा अगर इसके चक्कर में फंस जाए तो पॉइंट ही बन जाए, सन भी पॉइंट बन जाए। ये कई गैलेक्सी को खा गया, ये समझो इसमें से करोड़ों गैलेक्सी को ब्लैक होल खा गया। हर यूनिवर्स में एक ब्लैक होल है, वो धीरे धीरे गैलेक्सी को खा रहा है, फिर पूरे यूनिवर्स को खा जाएगा। जब ये ब्लास्ट होता है पॉइंट, उसको कहते हैं सृष्टि, और जब वो फिर सारा ब्लैक होल में समझ आता है उसको कहते हैं प्रलय। समझ में आया कि नहीं? तो ये काम चलता रहता है, ये यूनिवर्स में होता रहता है, ये आइंस्टीन भी बताता है। ओके, कैसे सृष्टि होती है, इस बिग बैंग थ्योरी। सर तो आज भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ये एक्सपेंड हो रहा है 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग गैलेक्सी में सब सन और सब दूर दूर जा रहे हैं, मतलब एक ये सारे स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपने अपने प्लैनेट्स को लेकर दूर जा रहे हैं। सही है? खैर हमें इन सब से क्या लेने देना, हमें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ फोर्स इज जीरो तो क्या लिखें, यस इन इंटरस्टेलर स्पेस नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। कोई फोर्स नहीं है, बट एन ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग, किससे, विद यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चले, यही तो यूनिफॉर्म मोशन है, इन यूनिफॉर्म। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस गैलेक्सी में। चलो आगे देखो 13th क्वेश्चन। अ पर्सन होल्ड्स एन हे, एक गट्ठर को सर पे रखे हैं और वो बहुत देर ऐसे करते करते ये टायर्ड हो जाता है, ठीक है, इसको गट्ठर को इसने सर पर रखा हुआ है, देन दैट पर्सन गेट टायर्ड। तो अब ये बताइए कि ऐसी स्थिति में ये देखो ना, तो इज दैट पर्सन इज डूइंग एनी वर्क, क्या कहा गया है, नाउ एज force is applied in upward direction by the person against gravity and no displacement is taking place। force तो apply कर रहा है, गट्ठर को पकड़े हैं, as force is applied in upward direction to lift weight, to lift जो है भूसे का गट्ठर, ठीक है, एंड नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है सो जीरो वर्क इज डन बाय दैट पर्सन, उस किसान के द्वारा कोई काम नहीं है, सो वर्क डन इज 0 जूल। He has he done some work, justify your answer। वो क्यों टायर्ड हो गया, ड्यू टू, किसकी वजह से बताइए, ड्यू टू स्ट्रेस ऑन मसल्स फॉर 30 minutes, बॉडी हैज टू डू वर्क, बॉडी को तो काम करना पड़ेगा, हैज टू, सो हम लोगों को जब परेड कराई जाती थी एयरफोर्स में ना, तो हम लोग आधे घंटे जो खड़े रहते थे किसी के आने पे, उसी में ही बहुत सारे लोग राइफल ले लेके गिरते थे। वो खड़े रहना ना, काम करना भी सबसे बड़ा काम, बिल्कुल ऐसे रहो, आँख से देख लिया तो कोई देख लेगा आँख क्यों हिला रहे हो, सामने देखो, कितना देखो, कोई हर मसल को तुमको लॉक कर देना है। तो किसी के तो पसीना आ रहा है, कोई ले लेके गिर जाता है। इट इज ए टफ जॉब, कोई भी चीज का डिसिप्लिन बहुत।
किसी को खड़ा ही कर दो बाहर कि अगर सबसे सजा देनी है ना टीचर को, कह दो जाओ खड़े हो जाओ, खड़ा करना ही एक सबसे बड़ी सजा है। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले समझे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या, पेज निकालो। दैट इज नई बुक में नहीं दी है क्या वर्क सर इसका कांस्टेंट दिया है। सब चीजें हटाते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम भी करा रहा हूँ 2-3, और ये इसमें जो हटा दिया क्वेश्चन नहीं हटाया। चलिए, किसी के पास ओल्ड बुक है? नाउ अब जरा देखें, सबसे बड़ी बात है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, तो अब हम और आगे कुछ देखें, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के आगे पहले समझें, इसको भी हटा दो, पहले एनर्जी समझे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी बतानी ना। देखो एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा से तुम क्या समझते हो? जैसे कभी कभी तुम ये बोलोगे कि मेरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई, हाँ बोलो। एबिलिटी टू डू वर्क। हाँ, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अब ये देखिए, सो इट हैज मैनी फॉर्म्स, इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? दैट इज it has many forms. जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी माने बताओ थोड़ा, क्या हो सकता है? आयुष। सर एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाइल मोशन। हाँ, एनर्जी possessed by an object ड्यू टू इट्स मोशन। कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति उसमें कोई गोली निकल रही, बुलेट, फायर्ड बुलेट, चलती हुई ट्रक, कोई भी चीज जो मोशन में, अर्थ में ही काइनेटिक एनर्जी है, मून में काइनेटिक एनर्जी, जो चीज चल रही है, चलने की वजह से जो एनर्जी किसी में है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गति की वजह से ऊर्जा। दैट इज एनर्जी possessed by any object, possessed by any object, किसकी वजह से? due to its मोशन। motion सर यहाँ पे मोमेंटम नहीं लिख सकते। is called, ऐसे ही लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी, वो भी चल जाएगा। सही है, देख लो, अगर ये चीज है m मास की चीज है और v वेलोसिटी से चल रही है, सही समझो, एक ये बॉल है कॉस्को की, वो चल रही है और एक ट्रक चल रही है, तो तुमको क्या लगता है लक्षिता, ये बॉल में ज्यादा एनर्जी है कि ट्रक में? अगर बॉल किसी दीवार से टकराए तो वो दीवार को फोड़ देगी कि ट्रक? तो ट्रक में मास ज्यादा है, जबकि दोनों की स्पीड एक ही है। सही है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। समझो, अगर ये 1000 किलो की ट्रक है और ये 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जैसे वर्क डन जूल है,
वैसे कोई भी एनर्जी जूल ही है। तुमने जितने जूल एनर्जी खर्च की उतना तुम किसी को वर्क डन करके दे सकते हो। तुम अपनी बॉडी से 10 जूल एनर्जी निकालो तो 10 जूल एनर्जी के बराबर ग्लास में पानी ले जाके पलक प्लीज पीजिए, समझे? तुमने जितना एनर्जी खर्च किया दैट इज ओनली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए यहां पर देखो, जो वर्क डन की यूनिट है जूल, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या है? जूल। सभी एनर्जी एक ही तरीके की होती है। ओके, तो अब इससे इसकी जरा काइनेटिक एनर्जी निकालो ट्रक की। कैसे निकालो? आप इसी को निकालो। मास की जगह स्नेहा क्या रखेंगे? बताए स्नेहा बिश्नोई 1000 kg v 40 का स्क्वायर कर दो तो 40 into 40। अच्छा 2 से कट करो, ये 20 आया, 20 से इसको मल्टीप्लाई करो जरा 800 से इसको मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5। यूनिट क्या लिखे? सही है। तो इससे पता चल गया तुमको कि काइनेटिक एनर्जी किसी की कैसे निकाली जाती है। नाउ सर, हाँ, सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को अकाउंट में नहीं लेंगे? इनिशियल नहीं, बस वो चल रही है इसमें। अगर इनिशियल लोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, फाइनल लोगे तो फाइनल। सर तो यहाँ पर इनिशियल को 0 मान लें। हैं? 0 मान लें तो रेस्ट स्टार्ट। इनिशियल क्या है? बस हम उसको एक स्पीड से चल रही गाड़ी, उसमें कितनी एनर्जी अभी चल रही है, अभी उसकी एनर्जी बताओ एट दिस इंस्टेंट। हमें उसकी ना पुरानी कहानी लेनी ना आगे कब रुकेगी, अभी वो गाड़ी चल रही है, अभी काइनेटिक एनर्जी बताओ। रुक जाए तो रुक जाए। अगर दो केस दिए हैं तब इनिशियल और फाइनल बताना। समझ में आ गई बात? अब देखो सर बुक में ऐसे दिया था हाफ इनटू v स्क्वायर माइनस। वो तो अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम बताएंगे ना, अभी तो काइनेटिक एनर्जी बताई है, वो तो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे हो। और उसके बाद वही काइनेटिक एनर्जी समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ। सही है, यही है बस। चलो अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए और उसके पहले एक क्वेश्चन दिया है, जरा वो भी देखिए। अब पोर्टर लिफ्ट से लगेज, ठीक है, तो एक पोर्टर है यानी कुली, वो क्या कर रहा है बताओ? वो जमीन से उठा के सर पे रख रहा है लगेज। तो पहले लगेज कहाँ था? पहले लगेज जमीन पर था। एग्जाम्पल नंबर 10.2। और उस लगेज को वो क्या कर रहा है? अभी उठा के अपने सर पे रख देगा, ठीक है? तो उसने ये लगेज रख लिया अपने सर पर। ओके, नाउ अब ये देखिए, तो अब ये देखिए, तो अब इसने ग्राउंड से उठाया तो कितना ऊपर उठाया बताओ इस लगेज को? यहां से यहां तक उठाने नहीं, दैट इज 1.5 मीटर ने डिस्प्लेस किया। जितना इसका वेट था उतना ही उसे अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ा, वेट के बराबर लगाना पड़ेगा तभी उठा पाओगे। तो वेट इस चीज का कितना था वास्तव में? ये कितना वजन है इसका? 15 kg है, तो 15 kg है, तो पहले वेट निकालो। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। लक्षिता ये बात पता है? जी कितना रखा है क्वेश्चन में? कर लिया। तो 15 तो मास हो गया 150 न्यूटन। 150 न्यूटन लिखी हुई, इसमें नीचे की ओर वेट 8 लगा दी ना। तुम किसी चीज को उठाना चाहते हो तो उतना ही अपवर्ड फोर्स लगाओ जितना 8 लगाए, तुम वो उठा लोगे। तो बताओ उस पोर्टर ने अपवर्ड कितना फोर्स लगाया? ठीक है, तो इतना ये वेट है उतना ही वो अपवर्ड फोर्स लगाए। कितना फोर्स लगा दे बोलो? 150 न्यूटन। अब देखो ये सही है नहीं? देखो पोर्टर अप्लाइज
applies 150 Newton force in upward direction and displaces, और displace करेगा बॉक्स को, कितना displace कर लेगा 1.5 बॉक्स बाय 1.5 मीटर। देखो उसने 150 न्यूटन फोर्स लगाया और 1.5 मीटर उठाया, इतना ही तो काम है। तुमको फोर्स भी दे दिया है, तुमको डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है, तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है वर्क डन का, सही कि नहीं? तो बोलो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू 150 न्यूटन फोर्स लगाया, 1.5 मीटर उठाया, जरा मल्टीप्लाई तो करो, Sir, 225. 225.0 जूल। So Porter has done 225 joule of work done. 0.0 भी लिखा है। वो उसी डेसिमल के लिए, क्योंकि वो जीरो भी आएगा। Done 225 joule work done. इन टेस्ट क्वेश्चन देखो, पहला सवाल देखो क्या दिया है, when do we say work is done? If force is applied and object, मानसी सेंटेंस पूरा करो, if force is applied and श्रेया Object that is placed in the direction of the सही है, ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। ये कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, लक्षिता, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। व्योम, Sir, if force is applied. नो, आयुष, हाँ, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू T। ये एक्सप्रेशन। Define 1 joule of work, Rohan. Indrajit. If 1 Newton force is applying in object and object get displaced by 1 meter, then the applied work done is 1 joule. Then the work done कभी apply नहीं होता। और ये भी लिखो, and it get displaced by 1 meter in the direction of applied force। ठीक है, यदि उसमें विस्थापन आरोपित बल की दिशा में एकांक इकाई होता हो तो ये कहा जाएगा कि किया गया कार्य एकांक इकाई है। ठीक है, रिपीट करो मान्या। So if 1 Newton force is applied on an object and the object gets displaced by 1 meter in the direction of applied force, then it is said that work done is equal to 1 joule. ठीक है, इतना ही रखो।